आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सतना से लोकसभा सदस्य गणेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विरोध किया है और यही कारण है कि उसने पिछड़े वर्गों की नौकरियों में आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर दी थी। भाजपा सदस्य ने संविधान के 127 गए संशोधन विधेयक में चर्चा में भाग लेते हुए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि मोदी ने पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा दिए जाने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में भी पिछड़े वर्ग के नेताओं को शामिल कर 27% आरक्षण दिया है। इसके अलावा महिलाओं को भी अच्छी खासी संख्या में मंत्री परिषद में शामिल किया है। ऑनरेबल मेंबर श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर जो संविधान संशोधन करने वाला है, मैं उस पर अपने विचार रख रहा हूं। गरीबों के, दलितों के तथा पिछड़ों के मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर के अब तक के नेतृत्व में देश को हर संकट से निकालते हुए देश को आगे ले जा रहे हैं। देश बदल रहा है तेज गति से। देश के सभी वर्ग आगे बढ़ रहे हैं। सभी क्षेत्रों का चौमुखी विकास हो रहा है। दलितों को बाबा साहब ने संविधान में लिख करके सामाजिक न्याय दिलाया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों एवं उच्च वर्ग के गरीबों को संविधान में संशोधन करके उनको सामाजिक न्याय और उनका अधिकार दे रहे हैं। आज उसी संदर्भ में ये जो संविधान के 127वां संशोधन विधेयक 2021 के समर्थन में जो मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये विधेयक राज्यों के मूल भावनाओं के अनुरूप है। यह विधेयक राज्य सरकार और संघ राज क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची, संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाएगा। भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग अलग ओबीसी सूचियां तैयार की जाती हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा घोषित करने के लिए स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की गई है। ये जो संशोधन हो रहा है, यह संशोधन है 342 एक खंड ए और 2 में संशोधन करेगा तथा एक नया खंड 3 भी प्रस्तुत करेगा। विधेयक अनुच्छेद 366 जो 26(ब) और 338 भाग के 9 में भी संशोधन करेगा। इसी तरह यह विधेयक अनुच्छेद 366, 26C सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। देश की आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक काका कालेलकर आयोग गठित किया और उसकी जो गठन हुआ था वो 29 जनवरी 1953 को हुआ था और उनकी रिपोर्ट आ गई 30 मार्च 1955 को। खुद प्रधानमंत्री पंडित जी थे, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने ही आयोग गठित किया था और वो लगातार लंबे समय तक राज में रहे, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं किया। मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर से एक मंडल आयोग बना। वो बना था 20 दिसंबर 1973 को, 1979 को, 78 को सॉरी, और उनकी रिपोर्ट आ गई 12 दिसंबर 1980 को। इसके बाद वो भी रिपोर्ट, इसके बाद सरकार गिर गई मोरारजी भाई की, कांग्रेस की फिर सरकार आ गई, फिर वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। जो मंडल आयोग ने सिफारिश की थी उसमें उन्होंने पूरे देश का अध्ययन किया, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा। 3743 पिछड़ी जातियों को उन्होंने चिन्हित किया और ये
रिपोर्ट आकर के जब त्यों रख दी गई। 7 अगस्त 1990 को जब प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तो उसमें 40 जो मंडल के आयोग की सिफारिशें थी, उनमें से एक सिफारिश उन्होंने लागू किया, जिसमें केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण दिया उन्होंने। इसके बाद वो सरकार चली गई और इसके बाद 6/9/1990 को जब ये मंडल आयोग की रिपोर्ट पर यहाँ पर चर्चा हुई और समय पर राजीव गांधी जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इसका इतना पुरजोर विरोध किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का भी उन्होंने विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी बड़ी दलीलें दी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तरफ से जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने पिछड़े वर्ग के इस आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन किया। उस समय पर संयुक्त मोर्चा की सरकार में जनसंघ के रूप में अटल जी शामिल थे उस सरकार में, उन्होंने इसके पक्ष में भाषण दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कहती रही कि मैं पिछड़ों के बड़े पक्षधर हैं। आज उनके नेता यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत संवेदनशील है पिछड़ों के लिए, अन्य दल भी आज आए चर्चा में, 3 सप्ताह से हाउस को नहीं चलने दे रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। सवाल यह है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, देश दिशाहीन था, सभी तरफ से देश के सामने एक गंभीर संकट खड़ा था। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और उसी के तहत उन्होंने 70 वर्ष से लगातार जो ओबीसी वर्ग अपने अधिकार के लिए इंतजार कर रहा था, उसको उन्होंने देना शुरू किया। यहाँ तक कि संवैधानिक अधिकार जो आयोग गठित हुआ था पिछड़ा वर्ग का, ये आयोग जो भी गठित हुआ था, ये सभापति महोदय कांग्रेस ने नहीं गठित किया था, ये आयोग सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था 1993 में, और उन्होंने कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको संवैधानिक अधिकार नहीं दिया। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई ओबीसी की, और उसकी सिफारिश आई 2014 तक 5 सिफारिशें आई थी। मैं उस कमेटी का सदस्य था। 5 सिफारिशों में से पहली सिफारिश थी कि ओबीसी के जो आयोग बना है उसको संवैधानिक अधिकार दिया जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं दे पाई। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2014 तक। इसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी हुए, तो उनको जाकर के मैं उस समय पर मेरी पार्टी ने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। मैं पूरे सदस्यों को लेकर 18 सदस्य, उसमें कांग्रेस के भी थे, तेलुगु देशम के भी थे, सपा के भी थे, बसपा के भी थे, सारे सदस्यों को लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी को हम लोग मिलने गए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से उस विषय को समझा और उन्होंने कहा कि इस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी उन्होंने अपने कैबिनेट में इसका निर्णय लिया और इसके बाद संविधान में संशोधन करके पिछड़ों को वो जो आयोग बना था उसको उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया 102 संविधान संशोधन में। यहां पर यूपी सरकार ने, मैं एक बहुत बड़ा विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जब 1993 में इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो उन्होंने एक लाइन लिख दिया कि अगर सरकार चाहे तो आर्थिक आधार पर भी विचार कर सकती है। जो विशेषज्ञ समिति बनी थी 11 सदस्यों की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा, इस पर जोर नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तभी से ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लगाने का काम कर दिया। ये दोष उनका है जो आज यहां पर कह रहे हैं, ये उन्होंने इस बात को शुरू किया था। पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह से उन्होंने गुमराह किया था, उनको अधिकारों से वंचित किया था। मैं जानना चाहता हूं कि ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार क्या है। सामाजिक आधार वो है, काम के आधार पर जातियां बना दी गई, जो लोहारी का काम करेगा लोहार हो जाएगा, जो बढ़ई का काम करेगा बढ़ई हो जाएगा, जो पत्तल बनाएगा बारी हो जाएगा, तेल निकालेगा तेली हो जाएगा, जो कपड़ा सिलने काम करेगा वो दर्जी हो जाएगा। उनके आधार पर वो बेचारे जहां के तहां खड़े रह गए। शैक्षणिक आधार भी वही, उस समय पर एक कहावत चालू कर दिया, पढ़े लिखे कुछू ना हो, हर जोते कुठिला भर हो, ये नारा लगा दिया। तो वो बेचारी जातियां कहीं स्कूल नहीं गई, सामाजिक रूप से उनका पिछड़ापन हो गया, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन हो गया, लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बाद तक उनको इंतजार करना अपने हक का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन पिछड़े वर्गों के लिए पूरी तरह से उनको अधिकार दिलाने का जो काम किया है वो अद्भुत है।
सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। 2513 जातियां और उपजातियों को उन्होंने चिन्हित किया था, जिसमें से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था। 261 जातियां महाराष्ट्र की जो पिछड़ी जाति में है। इसी तरह से उड़ीसा में 200, तमिलनाडु में 161, कर्नाटक में 199, झारखंड में 134, बिहार में 136, गुजरात में 104, उत्तर प्रदेश में 76, मध्य प्रदेश में 68। ये वो जातियां हैं जिन जातियों के लिए आज पूरी तरह से संविधान में जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है ये अद्भुत है। अब ये जो जातियां हैं लगातार इस बात पर, चाहे वो मराठा का मामला रहा हो, चाहे गुजरात में और भी विषय का रहा हो, चाहे राजस्थान का विषय रहा हो, सब जगह से मांगा रही। और ये सुप्रीम कोर्ट के कारण ये अधिकार जो राज्यों के पास था, सुप्रीम कोर्ट के कारण वो मामला रुक गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये अधिकार राज्यों का है, संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहिए। इन छोटी छोटी जातियों के, जैसे हमारे भी भूपेन्द्र जी कह रहे थे, बहुत ऐसी जातियां हैं जो एक राज्य में है दूसरे राज्य में नहीं है, बहुत ऐसी जातियां जो एक जिले में दूसरी जिले में नहीं है। तो केंद्र सरकार ये अधिकार अपने पास क्यों रखे? ये राज्यों को उन्होंने दे दिया कि राज्य अपना इसका उसी तरह से चिन्हित करे, वो तय करे कि कौन पिछड़ी जाति में आने लायक है, कौन पिछड़ी जाति से नाम काटने लायक है। ये अधिकार उन्होंने दिया। आज जो मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो अद्भुत है, यूपीए 2 के कार्यकाल में, मैं किसी धर्म विशेष का विरोधी नहीं हूं, मैं आपको बताने, यूपीए 2 के कार्यकाल में जामिया मिलिया इस्लामिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जो 2 संस्थानें और हैं, उनमें जो ये कह करके कि अल्पसंख्यकों का संस्थान है, ओबीसी का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया वहां के छात्रों से। यह अद्भुत था। वहीं दूसरी तरफ शैक्षणिक आधार पर ये पिछड़े हुए समाज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी, जो नीट की परीक्षा अभी शुरू है, उस नीट की परीक्षा में उन्होंने न सिर्फ ओबीसी को बल्कि उच्च वर्ग के गरीब बच्चों को भी 10% का आरक्षण दिया, 27% को रिजर्वेशन ओबीसी के छात्र छात्राओं को दिया। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, जो कभी कोई सोच नहीं सकता, नाव चलाने वाले का बेटा कमांडर बनेगा सेना में जाके, जो हल चलाने वाले का बेटा डॉक्टर बनेगा, जो दर्जी का काम करने वाला है, जो मिट्टी के बर्तन का काम करने वाला है, उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, कमांडर बनेगा सेना में। यह है शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई जातियों को ऊपर उठाने का सबसे बड़ा उदाहरण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इस बात की आलोचना हो रही, मैं जानना चाहता हूं, इस देश में 52% आबादी है ओबीसी की, क्या उसका कोई हक नहीं है? क्या उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या उनके लिए संविधान में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज वही काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और वो न सिर्फ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अन्य तमाम सब गरीबों के लिए, आज वो गरीबों के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। और आज देश का जो नक्शा है वो पूरी तरह से बदल रहा है। कांग्रेस कहती है हम तो पिछड़ों के बड़े ही तहसील में। एक उदाहरण देना चाहता हूं, 1990 के दशक में कांग्रेस में बिहार राज्य के रहने वाले ओबीसी नेता सीताराम केसरी का कद इतना बड़ा हो गया था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, निर्वाचित हुए, लेकिन जैसे ही माननीय सोनिया जी आई, उनका आगमन हुआ, केसरी जी को कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड से बेइज्जत करके बाहर किया गया था। क्या यही सामाजिक न्याय था? क्या ही पिछड़ों का सम्मान था? कर्नाटक के भीतर देवगौड़ा जी के बेटे के साथ सरकार बनाई, वो रोते रोते बाहर आए, बोले मैं तो इस समझौते का दंश झेल रहा हूं, मुझे इसलिए हटा दिया गया कि मैं पिछड़ी जाति का रहने वाला हूं, इसलिए वो सरकार ने समर्थन वापस लेकर कांग्रेस ने वहां से कर्नाटक को हटाया। मैं जानना चाहता हूं कि जो कांग्रेस कह रही कि मैं पिछड़ों के बड़े हिमायती हूं, आज ये तो 10 साल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मैं भी सदन का सांसद था, बीजेपी में था, और मैं उस समय पर मैं कोई है नहीं, वो इसी तरह से ना, शुरू से नेहरू जी के जमाने से लेकर के मनमोहन सिंह के जमाने तक सिर्फ धोखा हुआ है, नारेबाजी हुई है, पिछड़ों को गुमराह करने की कोशिश हुई है, एक लीडरशिप खड़ा नहीं कर पाए। एक लीडरशिप मुझे बताएं, आज जब मंत्रिमंडल में इनके 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मुझे बताएं किस पिछड़े को उन्होंने इतना बड़ा महत्व दिया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 27% आरक्षण उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी दे दिया, दलितों को भी दिया, SC ST महिलाओं को, पहली बार भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को कैबिनेट में दर्जा देने का काम उन्होंने किया। ये सचमुच सामाजिक न्याय। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने
इस देश के गरीबों को, दलितों को जो सामाजिक न्याय संविधान में लिख करके दिया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे अम्बेडकर बन गए और उन्होंने इन पिछड़ों को, इन गरीबों को आज पूरी तरह से सामाजिक न्याय देने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मंत्री वीरेंद्र कुमार जी को, जिन्होंने ये विधेयक लेकर के आए हैं। मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस देश के करोड़ों पिछड़ों की तरफ से बहुत बहुत। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।